गैस, पानी, बिजली, पेट्रोल, रोटी, कपड़ा, मकान, इन झमेलों से जान छूटे तो एक आम आदमी जाके नौकरी ढूंढता है और नौकरी ना मिले तो इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके कारोबार सेटअप करता है। मगर कारोबार चलाना इस शहर में बहुत मुश्किल है और वो फाइनली फेल हो जाता है। इसी तरह कारोबार चलता रहा तो इस मईशत का क्या होगा? आइए नजर डालते हैं इस मौजू पे और इसके अलावा और मौजूआत पे। मैं हूं अर्जुमंद अजहर और मैं हूं आम आदमी। ख़वातीन हज़रात, मैं मौजूद हूँ अहमद शमसी साहब के साथ, जो चेयरमैन हैं ट्रेडर्स एसोसिएशन मैरियट रोड कराची। शमसी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हालात हैं कराची के? आपके मसाइल क्या हैं? सर, कराची तो इस वक्त मसाइल का गढ़ बना हुआ है। मैं आपको क्या क्या मसाइल गिनवाऊँ कि क्या हालात नहीं है। सबसे बड़ा जो मेन मसला है वो पूरे पाकिस्तान का, लेकिन स्पेसिफिक कराची का, वो है लॉ एंड ऑर्डर का। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब तक सही नहीं होगी, हम यहाँ कारोबार करना यहाँ मुमकिन नहीं है। स्पेसिफिकली क्या चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर में जो आपको परेशान कर रही है? सर, लॉ एंड ऑर्डर में जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो भत्ते, पर्चियाँ, कारोबार ना करने देना। बहुत सारी मार्केटें हमारी आज तक महीने दे रही हैं, मंथली उनको देना पड़ता है अगर कारोबार करना है तो ये सारी सूरत हाल। अच्छा, दूसरी एक प्रॉब्लम ये है हमें इसके साथ साथ कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो काम तो कर रही हैं, लेकिन उनके काम की रफ्तार ऐसी है कि इस दौरान भत्ता देने वाला जो बेचारा जिसके थ्रेट आती है वो भत्ता देने में मजबूर हो जाता है। क्राइम्स का रेशो आप CPLC के आदाद शुमार देख लें या किसी भी इदारे के देख लें तो इस वक्त इतना ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ चुका है। भत्ते और इसकी जो क्राइम्स हैं जो हमारे पास रिपोर्टेड होते थे, अब वो अनरिपोर्टेड ज़्यादा हैं। लोग हम तक भी कंप्लेन करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। किससे नहीं मिलता? किसी भी एजेंसी और इदारे से नहीं मिलता। जो स्पेसिफिक इदारे इस मकसद के लिए बनाए गए, जिस तरह SIU का इदारा है, रेंजर्स है और पुलिस के दूसरे इदारे हैं, क्राइम सेल है, AVCC है। आज मेरे साथ डकैती हो रही है, आज मुझे थ्रेट कॉल आई है और मैं कंप्लेन फ़ौरन भेजता हूँ यहाँ से। मेरे पास एक सिस्टम है, मैं तमाम इदारों को इंक्लूडिंग CPLC, रेंजर्स और पुलिस सबको मैं भेजता हूँ। उसके बाद उस कंप्लेन का रिस्पॉन्स इतना स्लो आता है कि उसको जिसके पास थ्रेट आ रही है वो मजबूर होकर पैसे अदा करने पे मजबूर हो जाते हैं। इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं। जिसके पास थ्रेट कॉल आती है उसका हाल आप देखें, वो मर जाता है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। उसको बताया जाता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी कहाँ होती है, तुम किस वक्त आते और जाते हो। तो जब उसे सब ये चीज़ बताई जाती है तो क्या करे वो? उसने कंप्लेन कर दी, हिम्मत करके कंप्लेन कर दी, अपनी जान और उसने अजाब में डाल ली कंप्लेन करने के बाद। और जब आपसे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद क्या है, उसकी तो जान ख़तरे में आ गई। अब वो बिल्कुल टारगेट पे आ गया, क्योंकि भत्ताखोर पहला मुतालबा ये करता है कि किसी इदारे एजेंसी को आपने नहीं बताना वरना मैं मार दूंगा आपको। उसके बाद वो कंप्लेन करता है और फिर उसको रिस्पांस नहीं मिले तो ये मुझे बताइए कहाँ जाए वो। कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये सोच रहा है कि कराची में इंडस्ट्री बंद कर दे और बेशुमार इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री उठा के पंजाब शिफ्ट हो चुका है। तो आप क्या चाहते हैं? कराची को बर्बाद करना चाहते हैं? कराची के जो कारोबारी लोग हैं, या जिस तरह डॉक्टरों की टारगेट किलिंग हो रही है, प्रोफेशनल्स की हो रही है, तो वो भी इस शहर को छोड़ के मुल्क से बाहर जा रहे हैं। हुकूमत है सर, वही ढूंढ रहे हैं। हमने तो पिछले दिनों बैनर्स बना के लगा दिए थे कि तलाश गुमशुदा हुकूमत के लिए, तो मेरा ख्याल हम तो अभी भी उस पर कायम हैं। हमने आपसे पहले कहा कि हम तो बुतों से जो है ना वो फरियाद कर रहे हैं। हमारे सामने बुत हैं जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं और हम उनसे फरियाद कर रहे हैं। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कोई हमारी दादरसी कर सकेंगे? शमसी साहब की बातों से ऐसा लगता है ये कहना ये चाह रहे हैं कि अब किस सोचा है कि पत्थर के सनम पूजेंगे ताकि घबराएं तो टकरा भी सकें, मर भी सकें। सर, मैं तो ये कहूँगा हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जहाँ टारगेट किलिंग अपने उरूज को पहुँच चुकी है, अब वहाँ ताजिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। कभी गोलियों का निशाना तो कभी भत्ते की पर्चियां। यूं लगता है जैसे कराची के ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला कोई नहीं। ताजिरों के पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है, एहतजाज। कहते हैं कि कराची के अवाम और ताजिरों को भत्ता माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। एहतजाज तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए किया जाता है, लेकिन इस दौरान सड़कें ब्लॉक होने की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ता है शहरियों को। ताजिरों ने मुतालबा किया है कि अब यकीन दहानियाँ नहीं बल्कि अमली इक़दाम किए जाएं। अगर मुख्तलिफ किस्म के 16 टैक्स देने वाले ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा सकता तो फिर वो अपनी हिफाजत का बेड़ा खुद उठा लेंगे। ताजिर
जो इस मुल्क की बैकबोन है, जो मईशत को मजबूत करते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। हमारा एक ही मुतालबा है कि अमन दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। नाज़रीन, हमने 5 मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच किया था जो भत्ताखोरी के शिकार थे, जिनमें से 4 नहीं आए। और हमारे साथ, ये मेरे साथ मौजूद हैं शाहिर असगर कुरैशी साहब, जिनकी दिलेरी की मैं दाद देता हूँ कि आप आए और आप आके अपनी रुदात सुनाएंगे। तो ये बताइए कि आप कब से तिजारत कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, किस चीज़ की कर रहे हैं? सर, पिछले 15 साल से मैं तजारत से वाबस्ता हूँ और हमारा मुख्तलिफ लोगों से वास्ता पड़ता रहता है, मुख्तलिफ औकात पर काम भी होते हैं। इस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिलसिले में भी वास्ता पड़ता रहता है। हमारे एक दोस्त का बड़ा सेटअप है मारीपुर रोड के ऊपर, और वहाँ पे कुछ साल पहले कुछ गैंगवार लोगों ने उनको पर्चियाँ दी, उनको टेलीफोन किए, उनको भत्ते के लिए बहुत कहा गया। हमने बीच में हमारी एसोसिएशन पड़ी, हम लोग बीच में आए और हमने इनको रजिस्ट किया और हम उनको 1.5 महीने तक खींचते रहे, 1.5 महीने खींचते रहे। और क्योंकि वो लोग बहुत बाअसर थे, बासूख थे, इसलिए हमारी उनसे चल नहीं सकी। हम ताजा हज़रात वहाँ फंस जाते हैं आके कि हम कुछ कर नहीं पाते। हम अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस को वहाँ पे जाने जाते तो वो वहाँ पे वो आड़े आ जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम सरेंडर करना मजबूर हमारी बन जाती है कि हम सरेंडर करें और उनकी शराइत पे, उनके मुताबिक हम वो वहाँ काम करें जो सर उनके मुताबिक। और हम फिर मजबूर होते हैं हम भत्ता देने के लिए, क्योंकि उनके पास हमारी पूरी मूवमेंट होती है कि हमारा कौन आदमी किस वक्त आएगा, कौन जा रहा है, और क्या कारोबार है, कितने रोज़ की हमारी आमदनी है, हमारे किस बैंक में हमारे अकाउंट्स हैं, हमारे साथ हमारा किससे हमारा लेन देन है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जब हम किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को अपनी शिकायत देते हैं, हम ये हैरान होते हैं कि वो शिकायत शाम को हमें फ़ोन पे ट्रांसमिट की जाती है कि मिस्टर कुरैशी वॉर्न अगेन, कि हम आपके साथ ये वॉर्न करते हैं कि जो आपने एप्लीकेशन पुटअप किया है, ये हम तक हमारी इतला आ गई है कि आप एजेंसी को अप्रोच कर रहे हैं, आप इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। लेकिन हम जो बाहिम्मत काफ़ी हमारे जो लोग हैं वो हिम्मत करके फिर भी उनको रजिस्ट करते हैं और उनसे फिर भी बोलते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने किसी को नहीं बताया। हम हैरान होते हैं कि हम कौन सी काली भेड़ें एजेंसीज के अंदर या लॉ इन्फोर्समेंट लोगों में बैठी हुई हैं जो हमारी ताजरों की शिकायत को लीक करती हैं और उनको इतला देती हैं। तो ताजिर है, जब उसको एक कॉल आती है कि मैं फ़लाना आदमी भत्ताखोर फ़लाना गैंग से बोल रहा हूँ, तो ताजर आधा वहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम ताजिर सोचने की सलाहियत बिल्कुल महरूम होता है और फ़ौरन अप्रोच करता है सेकंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को। हमारा पूरा जितना फोकस होता है, हमें खुदा के बाद इन पर एतबार होता है कि ये हमारी हेल्प करेंगे और इनको करनी चाहिए। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि वहाँ पर उन इन्फोर्समेंट एजेंसी को कहाँ रुकावट है। किसी स्टेज पर चले जाएँ, ताजिर कोई खुशहाल नहीं है, खुश नहीं है। आप छोटे दादा से पूछ लीजिए जो परचून खोल के बैठा हुआ है, या एक बड़े से पूछ लीजिए जो बड़ा लाखों का करोड़ों का काम करता है, सबके साथ बुरा हाल है। इस हुकूमत ने फैसलाबाद के ताजिरों से बार बार ये वादा किया कि गैस की सप्लाई बढ़ जाएगी। अलबत्ता ऐसा हुआ नहीं, बल्कि गैस की सप्लाई में और कमी आ गई। फैसलाबाद के मजदूर और सनतकार आजकल इसी परेशानी में मुब्तला हैं। लोड मैनेजमेंट के नए शेड्यूल के मुताबिक अब सनतों को सिर्फ 3 घंटे की गैस मिलेगी। दिन भर गैस का इंतजार करने वाला ये डाइंग फैक्ट्री का मजदूर अब्बास है, जिसका रोजगार गैस की दस्तयाबी से जुड़ा है। लो जी, लंबे इंतजार के बाद गैस तो आ गई। अब्बास ने खुशी खुशी मशीन स्टार्ट की। अरे ये क्या, 3 घंटे गुजरे ही थे, गैस फिर से रूठ गई। सनतों का पहिया चलाने के लिए मुतबादिल जराए तो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे पैदावार सिर्फ 20% हो रही है। अभी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाकया जहनों में ताजा था कि दहशतगर्दों ने मंगल 3 फरवरी को एक और स्कूल पर क्रैकर्स से हमला किया। शहर चुंगल में जब हो भत्ताखोरों के, निजाम सल्तनत नरगे में जब आ जाए चोरों के, तो कारोबार कैसे हो। हर एक के पास जब पिस्तौल रखा हो, हर एक ने लूट खाने का मजा जब खूब चखा हो, तो कारोबार कैसे हो।
आइए देखते हैं प्रोग्राम का सेगमेंट आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में अब्दुल रहमान और रेहाना, और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं। अभी बच्चे के लिए दूध के लिए क्या करोगे? राशन सबको छोड़ो ना, सिर्फ पहले बच्चे के लिए दूध लेकर आ जाओ, क्योंकि दूध और पैम्पर ज्यादा जरूरी है। यार तुझे क्या लगता है दूध सस्ता है? दूध 650 रुपये का है। वो यहाँ से अगर 20 रुपया गाड़ी किराया देके 6 नंबर जाऊंगा ना, फिर जाके 600 का मिलता है, यहाँ 650 का है 3.5 नंबर पे। अभी मैं रोज ये हफ्ते में 600 रुपया में दूध में दूं, या घर का खर्चा चलाऊं, या घर का किराया दूं, क्या करूं मैं? या डॉक्टर को दूं, या इसके लिए दूं, या मेरे लिए दूं? मेरे को खुद को तबीयत खराब है 2-3 दिन से, तो काम भी ऐसे चल रहा है। तो अभी बच्चे कुछ खाती है, बिस्किट, केक या कोई दलिया खीर वगैरह खाए तो बंदा थोड़ा बहुत उससे भी गुजारा कर सकता है। चलो एक टाइम पे उससे ज्यादा और कुछ तो नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा दे दूं, ना ज्यादा नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा अभी माशाल्लाह दिन में कितनी फीडर पीती है माशा, एक थर्मास पानी तो खत्म हो जाता है, तो दूध क्या एक आधी बोतल में 1 चम्मच भी दूध नहीं दोगे यार? जब भी देखो बाहर से आता नहीं हूँ, बस दूध 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 लेकर आना पड़ेगा। कहीं से भी जाके भीख मांग के लेकर आओ या किसी से कर अभी जा रहा हूँ मैं भीख मांगने के लिए, बस यही कसर बाकी रह गया था। सूरज के आंख खोलते ही मखलूक खुदा जाग उठती है। कराची पाकिस्तान का सबसे मसरूफ शहर, जहां हर तबके से ताल्लुक रखने वाले आम इंसान, आम लोग, आम आदमी अपने घर की गाड़ी चलाने के लिए ईंधन की तलाश में कोशा हैं। सुबह की अव्वलीन दस्तक पर जागने वाले आम इंसान कल भी जुस्तजू के नामालूम सफर पर गामजन थे और आज भी हैं। आज हम एक ऐसे ही आम आदमी के हालात बयान करेंगे। ये हैं अब्दुल रहमान। ये कोरंगी 2.5 नंबर में किराए के एक छोटे से मकान में रहते हैं। कहाँ से आया? बाहर से। बाहर क्या कर रहे थे? बाहर गंदे बच्चे खेलते हैं। और ये हैं इनकी बीवी रेहाना। उमर और हुमा इनके 2 बच्चे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, और मेरा एक बेटा बिल्कुल सेहतमंद है, जिसका अभी स्कूल में भी एडमिट करवाने का मैंने बात की है। और एक बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार है, जिसको दिल का मरीज़ है, वो दिल पे सुराख भी है उसके, तो उसका इलाज मैं कर नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से, क्योंकि मेरा आमदनी कम है। मैं तौलिया के कंपनी पे स्टिचिंग करता हूँ ठेके पे, जिससे मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। किराए का मकान है, बच्ची का दूध और इलाज और किराए का मकान, घर का खर्चा, ये सब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसकी नजरें काम पर हैं, लेकिन ध्यान तो घर के ही सूदो जिया में अटका हुआ है, जैसे सोच रहा हो। इस महीने एक बच्चे का स्कूल में दाखिला कराऊं, बच्ची का इलाज और दूध का खर्चा, या फिर मालिक के मकान की हथेली पर महीने भर की मेहनत के एवज जो चंद पैसे मिले हैं वो रख दूं। कुछ लोगों को तो तनख्वाह मिलेगी कि वो दिहाड़ीदार हैं, और जिनको नहीं मिलती उनका क्या होता है? 15 दिन के हिसाब से तनख्वाह मिलती है, कभी 5000, कभी 6000, कभी तो लाते 4000। तो हड़तालों में छुट्टियां हो जाती है, तो उन दिनों के कोई पैसे नहीं हैं उसके, तो वो लोग राशन डलवाते हैं। फिर पहले तो हम लोग माशाल्लाह अच्छे से चलते थे, यानी खा पी के कुछ बच जाता 1000-2000। फिर अभी जब से हमारे बच्चे बीमार हुई हैं, उनकी तनख्वाह में परेशानी मुझे घर पे ज़्यादा उठानी पड़ती है, वो सुबह चले जाते हैं। घर का राशन पूरा करना इतना मुश्किल होता है, और अगर घर में कोई फर्द बीमार भी हो
तो ज्यादा मुसीबत बन जाती है। आमदनी 10,000 से मैं तकरीबन 12,000 तक मेरे हो जाते हैं। काम कभी कम कभी ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्शन पे काम करता हूँ। पहले तो मेरे को किराया देना नहीं पड़ता, तो मैं घर का खर्चा चला लेता। 4-5 हज़ार रुपये मेरे घर का खर्चा आ जाते थे, और बच्ची का दूध और उसके थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो तो डॉक्टर के पास ले जाना, इसमें 4-5 हज़ार रुपये मेरे लग जाते। घर पे एक टाइम पे खाए वो तो कोई नहीं देखता, भूखे रहे या खाएं, तो बच्ची को तो दुख आता है, बाहर लेके निकल नहीं सकते, उन लोग पूछते हैं। महीने में तकरीबन 5 दूध के डब्बे चाहिए। बच्ची को कभी कभार नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा करके दूध देती हूँ, पानी थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ, नहीं है। और जब कभी इसके पापा ले आते हैं या पैसे होते हैं तो फिर ज़्यादा करके दूध बना के देती हूँ। वो दूध के अलावा कुछ पी नहीं सकती है, इसलिए। पहले तो शुरू में जब इलाज करवाया था, मैंने लोगों से कर्जा ले लेके इलाज करवाया, अपनी गाड़ी बेच दी, और वो घर के सामान थे जो ससुराल वालों से दिए हुए थे वो बेच दी। मैंने कहा अल्लाह मालिक की बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं दोबारा ले लूँगा। 5,500 अभी हम लोग पहला महीना इधर आए हैं, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा परेशान हुए हैं। क्या घर किराया कहाँ से भरेंगे, क्या बच्ची का इलाज करवाएंगे या घर खर्चे चलाएंगे बच्चे को अगर स्कूल का छोड़ के भी। तो अब बेटी भी ठीक नहीं है, अब वो इलाज भी करवा नहीं पा रहा हूँ, तो अब किराए का मकान पे किराया देना पड़ रहा। अब तो बिल्कुल लाचार हो गया हूँ। तमाम परेशानियों के बावजूद बच्चों को स्कूल तो भेजना ही पड़ता है, मगर ये वालिदैन अपनी औलाद को फीस न होने की वजह से ना पढ़ा सके। मेरा बेटा है, मेरे बेटे के लिए तो ये ख्वाहिश थी जब मेरी बेटी नहीं थी, क्या मैं मेरे बेटे को अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाऊंगी जैसे कि हम लोग पढ़ नहीं सके। उर्दू आती है, यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़ा है। तो मेरा बेटा है, मैंने कहा उसे बड़े स्कूल में, अच्छा एक स्कूल बन रहा है, मैंने कहा वहाँ पे इंग्लिश स्कूल में नाम दाखिल करवाऊँगी, बच्ची का इलाज करवाऊँगी। बेटी का शौक़ था पाँव चलेगी, चूड़ियाँ पहनेगी या कोई चीज़। अब मेरी बच्ची की हालत ऐसी है तो वो क्या कर सकेंगे हम लोग। आजकल तो उधार भी लोग उसी शख्स को देते हैं जो वापस करने की हैसियत रखता हो। इस टाइम पे हम लोग किसी के पास अगर उधार लेने भी जाएंगे तो वो लोग नहीं देंगे, क्यों दे नहीं सकेंगे, हमारे हालात ऐसे हैं, बच्ची की तबीयत ऐसी है या घर में परेशानी है। उमा हंसती है ना, है उमा? उमा हंसो, खड़ी होगी दिखाओ मम्मा को। कहाँ है उमा? उमा उमा उमा, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। जब उसे पता चला कि बेटी के दिल में सुराख है तो उसके दिल पर क्या ही गुजरी होगी। 8 महीने 7 दिन में हुई है वो, तो होने के दौरान है ना उसको 2 दिन के बाद दिमाग में झटका पड़ा। तो दिमाग में झटका उसको इतना ज़ोर से पड़ा है, क्या मेरी तो हालत ऐसे ही ख़राब थी। और फिर मेरी बच्ची की है ना हम लोग शम्स क्लिनिक 3.5 नंबर पे लेकर गए, तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि इसको एडमिट करो, यहाँ पे तकरीबन 6-7 दिन तक इसको शीशे पे रखना। उनका कहना यह था कि गंदा पानी इसके दिमाग में चढ़ गया। जिना इसलिए लेकर नहीं गई, जिना में सरकारी ये अपनी मर्ज़ी से देखेंगे, तो मेरी बच्ची की हालत बहुत नाजुक थी, वो आँखें खोल नहीं सक रही थी। उन्होंने 3,000 रुपये फीस एक दिन का बताया। मैंने कहा कि चलो कर लो, पैसे तो और आ जाएंगे, मेरी बेटी ठीक हो जाए। जब इसका हालत ज़्यादा देखा तो फिर उन्होंने कहा भाई सही है, अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड लिख दिया उन्होंने। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद पता चल रहा है कि इसके दिल पे छेद है। फिर उन्होंने भी मना कर दिया, कह रहा भाई इसको आप कार्डियो ले जाओ। अब कार्डियो में लेके गया इसको, सिर्फ 100 रुपया पर्ची, फिर 100 रुपया एक्सरा। फिर वो लोग कह रहे कि भाई इसका ईको करवाओ। ईको में कह रहा हूँ कि करवाते हैं, तो वो 2500 रुपया मांग रहे ईको के। मैं कह रहा हूँ कि बाहर के ईको को मैं करवा के ला देता हूँ। वो कह रहे कि नहीं, बाहर के ईको हम नहीं देखते, वो हमारे समझ से बाहर होता है। अस्पताल में 2,500 का एक ईको करवा नहीं सके। उन्होंने भी, मैंने उनको कहा था कि आपकी तरफ से अगर कोई मदद है तो आप कर दें, मेरी बच्ची की ज़्यादा हालत ख़राब है, उल्टियाँ कर रहे हैं, कोई उसको नहीं देख रहा इसके दिल के छेद की वजह से। लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। उन्होंने कहा 5 महीने के बाद आना, फिर भी 1,000 का ईको हुआ। उस वक्त मैं रो के आ गया वहाँ से। बस मेरी बेटी की इलाज नहीं हो सकती।
मैं घर पे ला छोड़ दिया। फिर मैं जैसे थोड़ी तबीयत ख़राब होती है, सैलानी वालों ने जहाँ एडमिट करवाए थे वहाँ ले जाता हूँ। इसको 1-2 टीका लगते हैं, वहाँ से कुछ दवाई देते हैं, प्राइवेट है, मैं इलाज करवा लेता हूँ। घर का सफर तवील सही, मगर जिंदगी के सफर से तवील क्या होगा, जिसमें सिवाय दुखों और परेशानियों के और कुछ भी नजर नहीं आता। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। मेरी बीमार बेटी का क्या होगा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। कम आमदनी में अगर बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो तो आम आदमी बस यही सोच सोच कर अपनी आधी जान खत्म कर लेता है। अब्दुल रहमान के घर के हालात किसी एक घर के हालात नहीं हैं, बल्कि ये हमारे मुल्क के तकरीबन हर दूसरे घर की कहानी है। और इस कहानी में हर दफा आम आदमी ही जिंदगी की मुश्किलात में घिरा दिखाई देता है। अभी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाकया जहनों में ताजा था कि दहशतगर्दों ने मंगल 3 फरवरी को एक और स्कूल पर क्रैकर्स से हमला किया। शहर चुंगल में जब हो भत्ताखोरों के, निजाम सल्तनत नरगे में जब आ जाए चोरों के, तो कारोबार कैसे हो। हर एक के पास जब पिस्तौल रखा हो, हर एक ने लूट खाने का मजा जब खूब चखा हो, तो कारोबार कैसे हो। अब इस मुल्क में आम आदमी की जिंदगी न मसाजिद में न स्कूलों में महफूज है। गुलशन इकबाल के स्कूल में फेंके हुए ग्रेनेड से अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंग अब हमारे गली कूचों और आंगन में आ चुकी है। अभी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाकया जहनों में ताजा था कि दहशतगर्दों ने मंगल 3 फरवरी को एक और स्कूल पर क्रैकर्स से हमला किया। अब की बार निशाना कराची के इलाके गुलशन इकबाल का एक निजी स्कूल था, जिस पर सुबह सुबह 2 क्रैकर्स फेंके गए। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दहशतगर्दों का मकसद धमकी आमेज पैगाम पहुंचाना था। क्रैकर्स के साथ एक पैम्फलेट भी फेंका गया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कार्रवाई को रोकने का मुतालबा किया है। ना रुकने की सूरत में बदतरीन अंजाम से डराया गया है। ये जंग अब मैदानों चट्टानों से निकलकर हमारे बच्चों तक पहुंच चुकी है, और अगर कोई खातिर ख्वाह हिफाजती इक़दाम ना किए गए तो नताइज हौलनाक हो सकते हैं। शुक्र है कि इन ग्रेनेड्स के नतीजे में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हादसात बता के नहीं होते। अब हमें तालीमी इदारों में तालीम के साथ साथ सिक्योरिटी को भी तवज्जो देना होगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक गवर्नमेंट स्कूल के सामने, और आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी भी किस्म की कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। स्कूलों की सिक्योरिटी के दावे धरे के धरे रह गए। कहीं दीवारें अधूरी तो कहीं खारदार तारों की तनसीब नामुकम्मल।
पंजाब हुकूमत ने हिफाजती इंतजामात का ढिंढोरा तो खूब पीटा, लेकिन सरकारी इदारों को बर वक्त फंड्स का इजरा मुमकिन न बनाया जा सका। छुट्टियां गुजरी तो इंतजामिया को भी होश आया और सरकारी स्कूलों को पैसे जारी करने का मरासला जारी कर दिया गया। सरकारी इदारों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं, अलबत्ता पंजाब हुकूमत की निजी तालीमी इदारों पर कड़ी नजर है और SOPs पर अमल दरामद न करने वाले 15 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 4 दीवारी की तामीर मुकम्मल न होने पर HSN कॉलेज में भी तातीलात बढ़ा दी गई हैं, जबकि लाहौर के तमाम मिशनरी स्कूल भी 18 जनवरी तक बंद रहेंगे। ना ऊंची दीवारें ना खारदार तारे, सानिया पेशावर के बाद भी हुकूमत ना जागी। सिक्योरिटी के ऐलानात तो कर दिए गए, लेकिन पंजाब के बेशतर स्कूलों में दावों की कली खुल गई। फैसलाबाद में स्कूल की हालत जार ना बदली। 72 स्कूल सिक्योरिटी के साथ साथ 4 दीवारी से भी महरूम हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से स्कूलों की हालत जार को बेहतर बनाने के लिए सूबाई हुकूमत से 50 करोड़ रुपए फंड्स की दरखास्त की गई है। जंग के इलाके पक्केवाला में भी गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की हालत जार ना बदली। स्कूलों में खारदार तारे और कैमरे तक नस्ब नहीं किए गए। पिछले दिनों शिकारपुर की मस्जिद में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट में 70 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे शहरों में, खुसूसन छोटे शहरों के अस्पतालों में इस किस्म की इमरजेंसी से निमटने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। सानहे से बड़ा अलमिया, इंसानियत लरज उठी लेकिन ऐवानों में हलचल न हो सकी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का कोई इंतजाम न था। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को चिंची या दीगर गाड़ियों में मुंतकिल किया। फिर निजी इदारों की एम्बुलेंस भी आ पहुंची। दहशतगर्दी के इस बड़े वाक़ये के बाद जख्मियों की मुंतकली के लिए सरकारी एम्बुलेंस ना पहुंच सकी, जिसके लिए मुख्तलिफ तावीलें दी गईं, लेकिन हकाइक कुछ और हैं। ये है शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंसेस की हालत जार। कई एम्बुलेंस तो बरसों से नाकारा खड़ी हैं। कुछ लावारिस एम्बुलेंस में घास तक उग गई, लेकिन इंतजामिया की आंखों पर गफलत की पट्टी बंधी है। सितम बालाए सितम ये कि जख्मियों को जब शिकारपुर अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां कोई सर्जन ना मिला। होता भी कैसे, ये असामी तो 7 साल से खाली है। शिकारपुर का हादसा जो हुआ सो हुआ, लेकिन उससे बड़ा वाकया ये हुआ कि बर वक्त हुकूमत का कोई नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा। लेकिन जब पहुंचा तो वही शाहाना अंदाज और वही ठाट बाट। 31 जनवरी को शिकारपुर में हुए हौलनाक बम धमाके में 60 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। इस अंदोनाक हादसे के बाद भी हुकूमत का कोई ओहदेदार जाए वकूफ पर नहीं पहुंचा। लेकिन रात गए जब सिंध के हाकिम आला जनाब कायम अली शाह पहुंचे तो उनके साथ पूरा पलटून मौजूद था। उनके काफिले में 30 गाड़ियां उनके हमरा थीं। थर में सैकड़ों बच्चों की अमवात के बाद भी गरीबों की दाद रसी करने वो इसी ठाट बाट के साथ पहुंचे थे। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने बम धमाके में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए का ऐलान तो कर दिया, पर देखते हैं इन लवाहिकीन को एड़ियां रगड़ने के बाद भी ये इमदाद मिलेगी या नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि एक गरीब मुल्क जिसकी अवाम भूख व अफलास से मर रही हो, वहाँ के वजीर आला को इतनी शान शौकत जेब देती है। क्या हमारे हुक्मरान अपनी शान शौकत को एक तरफ छोड़कर अवाम की खिदमत और उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू करेंगे? कुछ दिन पहले मैं इस्तांबुल गया, जो तुर्की का शहर है, और वहाँ पर यह देखा कि हुकूमत वक्त इंसान तो इंसान क्या बल्कि जानवरों तक की हिफाजत करती है। कुछ दिन पहले मुझे ज़ाती काम के सिलसिले में इस्तांबुल जाने का इत्तेफाक हुआ। इस्तांबुल तुर्की का वो शहर है जो यूरोप को एशिया से जोड़ता है। इस्तांबुल एक हसीन शहर है जिसमें कई रश्क आमेज मनाज़िर नजर आते हैं। साफ सुथरी सड़कें, मुनज़्ज़म ट्रैफिक और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम।
सबसे ज्यादा काबिल सताइश बात जो मैंने देखी वो ये थी कि पूरे शहर में सिर्फ एक ही झंडा लहरा रहा था और वो था तुर्की का झंडा। झंडे के साए तले वो सब एक हैं। इंसान तो इंसान, वहाँ सड़कों पर पाए जाने वाले कुत्तों की नशोनुमा और सेहत के इंतजाम भी हुकूमत करती है। हर कुत्ते के कान पर एक कंप्यूटराइज्ड टैग नस्ब किया गया है जिससे उसकी नक्लो हरकत और सेहत का ख्याल रखा जाता है। ये मंजर देखकर जहाँ खुशी से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, वहीं मेरी आंखें अश्कबार भी हो गई। मुझे खलीफा दोम हजरत उमर फारूक का वो कौल याद आ गया कि दरिया फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो क़यामत के रोज उसका जवाब मैं दूंगा। हाय मगर अफसोस कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुत्ते तो क्या, रोज कई इंसान भूख और प्यास से मर जाते हैं, लेकिन हमारे साहिब इख्तिदार अपने आप को ऐसी तमाम जिम्मेदारियों से बरीउज़्ज़मा समझते हैं। ताजिर हजरात और छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोगों की मुश्किल मसाइल के हवाले से तौकीर चुगताई की नज़्म आपके गोश गुजार करता चलो। शहर चुंगल में जब हो भत्ता खोरों के, निजाम सल्तनत नरगे में जब आ जाए चोरों के, तो कारोबार कैसे हो। हर एक के पास जब पिस्तौल रखा हो, हर एक ने लूट खाने का मजा जब खूब चखा हो, तो कारोबार कैसे हो। उमूमन दिन दहाड़े कत्ल हो पुलिस सड़कों पर, मरे एक के बजाय आदमी 10-20 सड़कों पर, तो कारोबार कैसे हो। अगर व्यापारियों को डाकुओं से खौफ आए तो जो दिन चढ़ते ही उम्मीदों का सूरज डूब जाए, तो तुम ही कह दो कि कारोबार कैसे हो। न हो महफूज मस्जिद में अगर जूते नमाजी के, हो मुस्तकबिल के माथे पर भी सारे दाग माजी के। तिजारत से जुड़े लोगों का बेड़ा पार कैसे हो, ये कारोबार कैसे हो, ये कारोबार कैसे हो।